इंडिया में 600 के अराउंड ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी बिजनेस करने के लिए। तो 1773 में उनकी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं थी। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट लाया जिससे उनकी स्थिति सही हो सके। तो इसका पर्पस था टू एड्रेस करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाया जिसमें वॉरेन हास्टिंग पहले थे, ठीक। सुप्रीम कोर्ट बनाया और कंपनी ऑफिसर कंपनी ऑफिसर को कहा कि आपको ब्रिटिश का डायरेक्शन पालन करना है। और जो कंपनी के सर्वेंट थे उनको किसी भी प्राइवेट ट्रेड में इंगेज होने के लिए मना कर दिया गया। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। देखो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, देखो इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो 1773 के ईरर थे, जो उनमें कमियां थी उनको ठीक करना। तो इसमें डुअल सिस्टम लाया गया, ठीक। एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट देखती थी, और दूसरा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी देखती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और जो गवर्नर जनरल की अथॉरिटी थी ना उसको भी मजबूत किया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 यही था। उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1813। देखो इसमें क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी ट्रेड को उसको खत्म कर दिया गया। तो देखो, एंडेड द कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड विथ इंडिया, लेकिन जो चाइना के साथ था उसको बरकरार रखा गया। अलाउ क्रिश्चियन मिशनरी टू प्रोपेगेट देयर रिलीजन इन इंडिया, और इसी में एजुकेशन के लिए फंड एलोकेट किए गए कि आपको एजुकेशन पे भी पैसे खर्च करने। तो यही था चार्टर एक्ट 1830। चार्टर एक्ट 1833, देखो इसमें क्या किया गया, इसका पर्पस क्या था, टू सेंट्रलाइज द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यही वो चार्टर एक्ट है जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ था, बंगाल से शिफ्ट होकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो हम पढ़ते हैं लॉर्ड विलियम पेंटिंग फर्स्ट थे ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो यही चार्टर एक्ट था। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दो पॉइंट और हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी सीज टू बी कॉमर्शियल एंटिटी एंड बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, और इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ लॉज। तो मेन आपको यही पॉइंट याद रखना है, पहला वाला, कि ये किससे स्टार्ट हुआ था, 1833 से। चार्टर एक्ट 1853, देखो इसमें क्या था, इसको एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म के लिए लाया गया था, और इसी का मेन फीचर क्या था कि एक ओपन कंपटीशन करवाया जाए इंडियन सिविल सर्विस के लिए, सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, और मार्क द लास्ट रिन्यूअल ऑफ कंपनीज चार्टर। तो इसमें बस यही पॉइंट है। तो ये याद रखना है, जो ये ओपन कंपटीशन था सिविल सर्विस वाला वो 1853 से रिलेटेड है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देखो हम जानते हैं ना 1857 में जो क्रांति हुई थी ना उसके बाद ये आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857। और इसमें क्या किया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर थी उसको टोटली ब्रिटिश के अंदर कर दिया गया। तो इसका पहला तो यही हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया। इस्टेब्लिश किया गया एक ऑफिस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो इंडिया में होने वाले अफेयर्स को देखेगा। क्रिएटेड द काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और यही है जहां गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अब कहलाते थे वायसराय ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया था। तो ये पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। देखो इसको लाया गया था, इसका पर्पस था कि इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिले गवर्नमेंट्स में, जो हम गवर्नमेंट करते हैं गवर्नेंस उसके अंदर इंडियन भी हों।
तो allowed the inclusion of Indians in legislative council, recognize the legislative power of province और mark the beginning of legislative devolution। तो बस इसमें आपको ये ऐसे एक बेसिक याद रखना है 1861 में ये था। अब फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। देखो दोनों में काउंसिल है, तो काउंसिल का मतलब क्या है कि आपस में बातचीत करके कुछ एक्स्ट्रा जोड़ रहे होंगे या घटा रहे होंगे। तो इसका पर्पस क्या था कि टू इंक्रीज इंडियन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, जैसे पिछला था उसी तरह। इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर इज लेजिस्लेटिव काउंसिल, अलाउड काउंसिल टू डिस्कस द बजट और आस्क क्वेश्चन। तो ये याद रखना इंडियन काउंसिल एक्ट और 1861 1892। एक तो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 909, इसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। देखो इसका पर्पस क्या था, वही कि इंडिया की मतलब इंडियन को रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा दिया जाए। और यही वो था जिसमें मुस्लिमों के लिए अलग से सेपरेट इलेक्ट्रोड दिया गया। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, तो याद रखना है वो 909 था। इसको कम्युनल भी कहा गया था, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। और इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडियन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये पहला पॉइंट याद रखिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है। 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन है। तो इसमें मेन यही है। अब नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मॉन्टेग चैमफोर्ड रिफॉर्म भी कहा गया। तो इसका जो पर्पस था, इंट्रोड्यूस करना एक तरह से सेल्फ गवर्नेंस। और ये वर्ड याद रखना है डायाची, मतलब जिसमें 2 पावर होती थी। जैसे एक होता है ना स्टेट की पावर और एक सेंटर की पावर। तो वो यही था। ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा एक्ट था जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया था डायची। तो वो था 1919। तो डिवाइडेड प्रोविजनल सब्जेक्ट इनटू रिवर्स, रिजर्व्ड और ट्रांसफर कैटेगरी, और एक्सपेंडेड द इलेक्ट्रोड। तो पहला ही याद रखना है आपको, ठीक। यही इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो इसका पर्पस था टू प्रोवाइड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इंडिया। ठीक, तो ये पहला स्टेप था जिसको कह सकते हैं, जिसमें एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बात की गई थी और उस पे चर्चा हुई थी। तो इंट्रोड्यूस किया गया प्रोविजनल ऑटोनोमी, इस्टेब्लिश किया गया था फेडरल स्ट्रक्चर, जो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और इसमें अलग अलग इलेक्ट्रोड दिए गए, सेपरेट इलेक्ट्रोड अलग अलग कम्युनिटी को। तो इसमें आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। लास्ट था इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। देखो इसका जो पर्पस क्या था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस देना, और इंडिया और पाकिस्तान में जो जो डिवीजन, मतलब इंडिया को डिवाइड करके एक और कंट्री बनाना था, जो इसमें ही किया गया था। तो एंडेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्रिएटेड टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन। तो इंडिया से बना इंडिया और इससे अलग हुआ पाकिस्तान। और ग्रांटेड बोथ डोमिनियन द ब्रिटिश राइट टू सीडेड फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। तो बस इसमें आपको यही याद रखना है, इंडियन इंडिपेंडेंट 1946 की, इसमें आज़ादी और इंडिया का जो बंटवारा हुआ था वो। तो यही सारे एक्ट है जो एग्जाम में इनमें पूछता है क्वेश्चन।